If agriculture goes wrong, nothing else will have a chance to go right. ये कोट है MS स्वामीनाथन का, जो कि इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन के मेन आर्किटेक्ट हैं और ग्रीन रिवॉल्यूशन के ग्लोबल लीडर। हजारों सालों तक खेती बिना किसी आर्टिफिशियल केमिकल के होती रही है। 19th सेंचुरी में पहली बार आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज शुरू हुआ और फिर 1940 में केमिकल पेस्टिसाइड का दौर शुरू हुआ, जिसे कि पेस्टिसाइड एरा के नाम से भी जाना जाने लगा। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर से खेती को नए आयाम मिले, पैदावार ज़्यादा होने लगी, फसलों की बीमारियां कम होने लगी और किसानों को मुनाफा होने लगा। पर जल्द ही आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट समझ आने लगे। सबसे ज़्यादा कंसर्न था पर्यावरण के दूषित होने का और लोगों की हेल्थ खराब होने का। साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट इस खोज में लग गए कि कैसे बिना आर्टिफिशियल केमिकल्स के पैदावार बढ़ाई जाए, और यहीं से जन्म हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग का। हाय एवरीवन, दिस इज दिशा सनवाल एंड वेलकम टू कृषि ऋषि बाय शून्या। आज हमारे साथ जो ऋषि हैं यानी एक्सपर्ट हैं, उनका ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। ये एक ऑर्गेनिक फार्मिंग और हेल्थ एंथुजियास्ट हैं, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में 1000 से ज़्यादा फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मोटिवेट और इनेबल किया है। सो लेट्स वेलकम आवर ऋषि फॉर टुडे, प्रताप सिंह आर्या। प्रताप जी, वेलकम टू आवर चैनल कृषि ऋषि बाय शून्या। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और प्रोग्राम लाइन को शुरू करने से पहले हम आपकी अर्ली जर्नी, आपकी प्रोफेशनल जर्नी में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप अपनी पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। थैंक यू। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम प्रताप सिंह आर्या है। गुड़गांव में रहता हूं। मैं बाई बर्थ गुड़गांव से ही हूं। मैं मेरी एजुकेशन भी गुड़गांव में हुई है ज़्यादातर, और मैंने MA इकोनॉमिक्स किया है, B.Ed किया है। तो हरियाणा गवर्नमेंट टीचर की जर्नी शुरू हुई थी मेरी। टीचर में 94 में ज्वाइन किया मैंने एज ए सोशल स्टडीज़ टीचर, TGT। देन आफ्टर दैट मैं प्रमोट कर गया इकोनॉमिक्स लेक्चरर पे। nice. और लेक्चरर होने के बाद ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गई, जैसे रेवाड़ी एरिया में हो गई। तो वहाँ पर बहुत चीज़ें देखी मैंने, जैसे एग्रीकल्चर से थोड़ा सा टच मिल गया वहाँ पे मेरे को। कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिली मुझे। और उसके बाद लगभग 2018 में मैंने VRS ले लिया अपनी जॉब से। क्योंकि हेल्थ का इशू था, नस्ल और फसल सुधारना मेरा एम था। क्योंकि अभी पेस्टिसाइड इतना ज़्यादा यूज हो रहा है इंडिया में, इंडिया भी बाहर भी हो रहा, एशिया में ज़्यादा हो रहा देखा जाए तो उससे जो आने वाली फसल नस्ल है हमारी, वो और ज़्यादा खराब हो रही है। पिछले 20 साल से कुछ ये चीज़ बढ़ गई। और अभी यदि आप देखो लास्ट 3-4 साल में तो इतना ज़्यादा कैंसर का फ्लू आ गया कि आप देखो हर घर में, नहीं कह सकता मैं, हर गांव में 2-4 कैंसर पेशेंट मिल जाते हैं। हुआ क्या कि हम जो गेहूं खा रहे हैं या हम जो भी खाना खा रहे हैं वो सारा पेस्टिसाइड का खा रहे हैं। हाँ जी। तो इसी वजह से मैं एग्रीकल्चर की साइड पे आया। और अब तो मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि भाई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हूँ मैं, किसानों को जाके बात करता हूँ। तो ये एग्रीकल्चर आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके ही आपका फोकस है? हाँ जी। नॉर्मल एग्रीकल्चर या कन्वेंशनल वाला नहीं, सर? नहीं, ऑर्गेनिक। ये मेरा स्पेशलाइजेशन है ऑर्गेनिक पे जी। एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखा था एक बार आमिर खान जी का। उसमें मैंने क्या देखा कि पंजाब में एक ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन बोलते हैं उसको। वो डेली शाम को 9 बजे जाती है। तो यदि कोई फ़ोन करके पूछेगा स्टेशन मास्टर से कि भाई कौन सी ट्रेन है, गई या नहीं गई, वो सीधा बोलता कैंसर ट्रेन गई क्या। तो बड़ा शॉक्ड हुआ उससे मैं कि इतने लोग कैंसर पेशेंट है पंजाब में, कोई डेली एक ट्रेन जाती है और कैंसर पेशेंट जाते हैं ज़्यादातर उसमें। बीकानेर एक जगह है आपका राजस्थान में, वहाँ जाती है। अच्छा। तो उसमें ये भी दिखाया कि भाई पंजाब में 18% पेस्टिसाइड यूज होता है। अच्छा। 18%, जबकि लैंड 2% है इंडिया की। अच्छा। इतना ज़्यादा मतलब। तो भारत में जितना पेस्टिसाइड यूज हो रहा है उसका 18% आप कह रहे हैं पंजाब कि में होता है, पंजाब में यूज हो रहा है, जबकि वो लैंड 2% है। कुछ सुधार की जरूरत है। मैंने सोचा भी कुछ अपनी तरफ से किया जाए सोसाइटी के लिए।
अच्छा, तो आपने जैसे कहा नस्ल और फसल को दोनों को सुधारने की ज़रूरत है, तो नस्ल तभी सुधरेगी जब हमारी यस फसल यस सुधरेगी, यस 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 और फसल को सुधारने का जो तरीका है वो अब सिर्फ ऑर्गेनिक यस, हाँ जी, एग्रीकल्चर हाँ जी, या हाँ जी। ऑर्गेनिक फार्मिंग कह लें, ऑर्गेनिक जैविक फल फार्मिंग कह बिल्कुल लें, जैविक जिसको हम जैविक जानते हैं, यही एक तरीका है। यही है जी, तो बिल्कुल। आपका मोटिवेशन भी मुझे समझ में आया कि आपके आसपास ऐसी घटनाएं होने यस, लगी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता लगने लगा कि सारे लोग बीमार हो रहे हैं, और इसकी जड़ जो है वो केमिकल्स या यस यस फर्टिलाइजर्स हैं। प्लस आपने जो कैंसर ट्रेन की बात करी, तो इस सब को देखते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कल का सल्यूशन है, ये तो क्लियर है। यस। लेकिन इस ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती में और नॉर्मल जो खेती हो रही है उसमें मेन अंतर क्या है? देखिए, जो नॉर्मल जो खेती हो रही है, मैं एक आपको गेहूं का एग्जांपल देता हूँ। हम्म। जैसे किसान गेहूं को उपजाता है, बीज बीज डालता है, तो कुछ किसान उसको जर्मिनेट कराते हैं, पहले पाउडरिंग कोटिंग कराते हैं कि भाई वो चिड़िया या कोई जानवर उसको ना उठा के ले जाए। अच्छा। उस पे एक जहर का, एक जहर नहीं कह सकते हम, सीधा सीधा दवा। पर देखा जाए तो दवा भी मारने की, कीड़े मारने की तो जहर ही है। तो वो हाँ। कोटिंग हो गई। फर्स्ट टाइम उस गेहूं को हमने उसमें डाल दिया। देन हम डीएपी डालते हैं, जब उसको सॉ करते बोते हैं, जब डीएपी के साथ बो दिया, वो भी जहर है। जब वो ऊपर आ गया, हमने पानी दिया, तो एक फर्स्ट टाइम यूरिया फेंकते हैं उस पर, सारे फेंकते हैं। यूरिया डाला, वो भी जहर है। 3 बार यूरिया डालते हैं लगभग, 1 2 3 पूरी फसल में। जी। तो आप ये देखिए, जब तक फसल तैयार हुई है तब तक हम उसको जहर का एटमॉस्फेयर दिया है। और उसके बाद एक चीज और अचंभित करती है कि जब वो फसल तैयार हो जाती है, जी। गेहूं आ गया घर में, वो घर में आके जो उसमें ठेका बोलते हैं गांव में ज्यादातर ना, या स्टोरेज आप टैंक मान लीजिए, जी। उसमें सल्फात की गोलियां डालते हैं, वो भी जहर है। तो कौन से वॉशिंग पाउडर से, निरमा से, या किसी केमिकल से वो साफ हो सकता है, जबकि उसके अंदर जहर रोम रोम में चला गया। जी। तो खा तो हम वही रहे हैं। कि मैंने एग्जांपल दिया सिर्फ गेहूं का आपको। लेकिन यदि टमाटर की बात करें, अंगूर की बात करें, अंगूर में जो नासिक में, इधर औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अंगूर खेती होती है, ट्रैक्टर से स्प्रे होता है जी। उसी वीडियो में दिखाया गया था, आप, मैं दूंगा वीडियो, आप देखना उसको। बिल्कुल उसमें ट्रैक्टर से स्प्रे दिखाया गया था। वो टमाटर में 20-20, 25-25 स्प्रे करते हैं। तो वो स्प्रे सारा हमारे अंदर जाता है, वहां तक भी नहीं रुकती बात। उसके बाद जब फसल तैयार हो गई, उसके साथ भी खिलवाड़ा किया जाता है। जैसे मैंगो है, मैंगो तैयार होके आया, पेटियों में रखा, उसको पकाने के लिए उसमें एक पुड़िया रख देते हैं, वो भी जहर है। तो कोई भी फसल आ रही है खेत से हमारे तक, ये सारे जहर के आसपास रहती हैं। लेकिन उसमें बिल्कुल लिखा होता है, उस पुड़िया पे जो भी किसान लेके आता है, उसमें बिल्कुल लिखा होता है जहर है। एक ट्रायंगल अच्छा। होता है, बिल्कुल लिखा होता है क्लियर, जैसे ये सिगरेट पे लिखा होता है, सेम। पर किसान क्या सोचता है कि पड़ोसी डाल रहा, तो मैं क्यों ना डालूं। मैं पंजाब में 1-2 जगह गया था, तो उन्होंने बताया कि जी मेरा पड़ोसी 3 कट्टे डालता है, 3 टाइम्स 1 एकड़ में। तो मैं चाहता हूं उससे ज्यादा फसल हो, तो मेरे माइंड में मैसेज आता है तू 4 डाल दे। लेकिन उसको ये नहीं पता तेरी जमीन खराब हो रही है। वो जमीन इस लेवल तक खराब हो जाती है। पंजाब में 1-2 जगह ऐसी है कि उसको तार फेंसिंग कर दी गई जमीन की, कि भाई वहां पर कोई जाए ना, इतना केमिकल है कि कोई जानवर चला जाएगा तो मर जाएगा। अच्छा। हाँ जी। आप देखो पहले कितनी चिड़िया होती थी, कितने हमारे छोटे छोटे खेतों में जाते थे, तो फसल जो बच जाती थी, बाल उनको चुगते थे, घोंसलों में ले जाते थे। बहुत सारे बैया के घोंसले मिलते थे। इवन चूहे होते थे बहुत सारे, वो जमीन को नरम करते थे। वो है ही नहीं, तो सब उस जहर को खा के मर गए। अच्छा। वे आउट ही नहीं है कोई भी। छोटे छोटे जीव, आप देखो आकाश में कहाँ चिड़िया नजर आती है। पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन का भी कारण है यूरिया। ये तो ये तो हो गई नॉर्मल आजकल की चलने वाली खेती। हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें और ऑर्गेनिक खेती में क्या फर्क है? हाँ जी, ऑर्गेनिक में क्या क्या होता है जी, आपने जो फसल बोई है उसमें कोई भी पेस्टिसाइड शुरू से नहीं डालेंगे हम। प्योर बीज लिया, उसको बो दिया, उसके बाद उस जो जमीन में बोना, उसमें गोबर की खाद है, वो ले सकते हैं। आजकल जो पोल्ट्री फार्म का वेस्ट आता है वो भी बहुत अच्छा आता है, उसको ले सकते हैं। या मल्चिंग का भी एक तरीका है उसके लिए, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि थोड़े दिन बाद वो पत्ते खत्म होके वो खाद बन जाते हैं। तो उससे जो आपकी जो गेहूं या कोई भी फसल निकलेगी वो प्योर निकलेगी,
हेल्थ के लिए बेनिफिट करेगी, प्लस उस सॉइल के लिए बेनिफिट करेगी। तो मतलब कि बिना किसी आर्टिफिशियल Yes, yes, केमिकल या फर्टिलाइजर हाँ जी, के हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो खेती हो रही है बिल्कुल वो ही ऑर्गेनिक खेती है। ऑर्गेनिक है। नस्ल सुधारने का यही तरीका है, नहीं तो फसल तो देखो पहले फसल सुधारनी पड़ेगी, नस्ल तभी सुधरेगी। क्योंकि फसल नहीं सुधारी हमने तो वही खाते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। जी। तो प्रताप जी, ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसके क्या सिद्धांत हैं, और इसके जो सिद्धांत हैं उनसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसकी हम आजकल ज़्यादा बात करने लगे हैं कि हमारी जो खेती हो वो ऐसी हो कि लंबा चले, अच्छी चले और हर जगह सस्टेनेबिलिटी के गोल्स को ये मीट करे, तो ये क्या सिद्धांत हैं और ये इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखो जी, सिद्धांत की बात करें तो मेन इसमें हेल्थ है। हम्म। हमारे कोई भी पशु है या इंसान है, कोई भी है, वो फसल वही खाते हैं। एक चींटी से लेके एक इंसान तक, हाथी तक वही खाते हैं। जो चीज वो खाएंगे तो वही उनकी बॉडी को लगेगी। तो यदि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिद्धांत, तो मेन सिद्धांत यही है कि उनको हेल्थ को ठीक रखना, कि जो हमारे इंसेक्ट्स हैं या जीव हैं या कोई भी हमारा जो जिसमें भी आत्मा है, जो जो जीव है, निर्जीव की बात नहीं कर रहा है, वो यदि कोई चीज खा रहे हैं तो हेल्थ, उसकी हेल्थ ठीक करना है। और दूसरा, जो आजकल एक ट्रेंड चल गया, मौसमी फसल को दूसरे बेमौसमी फसल, अभी मान लो गोभी का नहीं है टाइम, तो आप गोभी उगा सकते हो। तो हमने जमीन के साथ भी खिलवाड़ किया और बीज भी हमने कुछ ना कुछ के साथ किया है। मतलब बाहर से कुछ भी हमने उसको इंजेक्ट किया, कोई भी चीज को, शब्द है ये सबसे खतरनाक है। अच्छा। उनके जीन्स के साथ चेंज करके उनको उस टाइम पे उसको एटमॉस्फेयर देना। अब शिमला का है, उगा देते हैं, पॉसिबल तो है नहीं, तो उसमें कुछ पौधे के साथ किया या वहां एटमॉस्फेयर दिया गया। आजकल बच्चे भी थोड़े एडवांस हो गए, सीजन की चीज नहीं खाते। सीजन में हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से चीज, जब मूली सर्दियों में होती है तो सर्दी के लिए है वो, नींबू से यदि सर्दी में होता है ज्यादा है या मौसमी सर्दी में होती है तो खानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं गला खराब हो जाएगा, उसका गला खराब ही इसलिए होता है कि वो नहीं खा रहा। अच्छा। क्योंकि सीजनल फूड जो होता है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और बिना सीजन का फूड खाते हो तो वो गिराता है, क्योंकि हमारी बॉडी अडॉप्ट नहीं करती। हमारे सर्दी है, सर्दी के कुछ फ्रूट्स हैं हमारे, वो फ्रूट हम अगर संतरा सर्दी में ना खाएं, सर्दियों में होता है संतरा, गर्मियों में ड्राई कर जाता है वो फिर वो मतलब नुकसान करेगा फायदे की जगह। बच्चों को खूब समझाते हैं सबको, पर बच्चे भी नहीं मानते, उसको मटर चाहिए जब सर्दी के, कि फसल जो है हमारी मौसमी होनी चाहिए, सीजन की होनी चाहिए, प्लस जो हमारे जीव हैं उनकी हेल्थ, और कोई भी बाहर का केमिकल कोई भी आर्टिफिशियल चीज इसमें यूज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो इस सब के क्या फ़ायदे हैं, मतलब हर तरफ अगर हम देखें, एनवायरनमेंट से लेके देखें, हेल्थ से रिलेटेड देखें, सॉइल की हेल्थ को लेके देखें, पानी को देखें, तो इस सब के क्या फ़ायदे हैं वो भी आप थोड़ा सा हमारे गेस्ट को बताइए। क्या होता है जी, जो हमने आपको बताई हेल्थ की बात, अब एक एग्जांपल देता हूँ। एक किसान अपने खेत में रहता है फ्रेश एयर के लिए, यहाँ मुझे फ्रेश एयर मिल रही है। उनकी पुत्र वधू प्रेग्नेंट है, उसको बच्चा होने वाला है। अब उसको कौन सा दूध पिला रहे हैं? वो जो गाय भैंस में बंधी हुई है, वो भैंस कौन सा चारा खा रही है? वही चारा खा रही है जो उस खेत में उपज रहा है। उसको उसने यूरिया डाला है, पेस्टिसाइड डाला है, और जब यूरिया डालते हैं तो एक वेपर निकलती है, ये गैस है एक, मतलब जैसे यूरिया डालने के बाद एक केमिकल रिएक्शन होता है, गैस निकलती है, वो उस वातावरण में फैल जाती है पूरी जी। तो वही उसने इनहेल किया है, वही दूध पिया है उसी वातावरण में, तो वो इफेक्ट जो है बच्चे तक जाता है। तो इससे नस्ल और फसल दोनों खराब होती है। तो यदि हम ऑर्गेनिक पे जाएंगे तो बच्चे की, उसकी माँ की, उसकी फैमिली की, किसान की फैमिली की हेल्थ अच्छी रहेगी। सबसे प्राइमरी बात तो ये है जी। दूसरा, जो सॉइल होती है वो हार्ड हो जाती है, बार बार केमिकल यूज कर करके अच्छा हार्ड हो जाती है। तो उसमें जो भी फसल होती है, मैं बताऊं, मैं खुद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं, पर मेरे मामा जी हैं वो एग्रीकल्चर से हैं, तो वहां मैं जाता था, 10th क्लास में पढ़ता था जब, सारी सब्जियां उपजती थी वहां पे, टमाटर, गोभी, बैंगन, सब ईच एंड एवरीथिंग, ककड़ी। आज की डेट में उनकी जमीन ऐसी है, सिर्फ 2 ही फसल होती है, या तो गेहूं या
सरसों वो होती नहीं है। क्यों? जमीन इतनी हार्ड होगी, पानी पे असर हो गया इसका, पानी कड़वा होने लग गया। अच्छा। पहले मीठा पानी था वहाँ पे, लेकिन ये यूरिया यूज कर करके पानी कड़वा हो गया। पानी कड़वा होने के बाद वो फसल नहीं ले पा रहे, तो उनको 2 फसल मिलती हैं। ये इसी में ही वो इतना जोर लगा देते हैं यूरिया डाल डाल के कि भी हमें बहुत सारा मिल, किसी को 50 मन है, 60 मन करेगा, 70 मन करेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं अपने परिवार को भी यही कर रहा हूँ। बच्चे भी तो उसके वही खा रहे हैं ना जी। मान ली उसकी फैमिली में उन्हें अपने खेत में घिया बो दी, तो घिया भी तो वही खा रहे हैं बच्चे, जो उसके बच्चे हैं। दुनिया को तो दे ही रहे हो आप। कई लोग मेरे को स्मार्ट किसान, उन्होंने कहा जी हम अपने 1 एकड़ में अपना अलग गेहूं बोते हैं। अलग गेहूं बोआ है उन्होंने, लेकिन उसके चारों तरफ क्या है, बारिश आई, उस मेंटल सेटिस्फेक्शन है सिर्फ। वो कहते हैं मेरे को जी हमारे कैंसर कैसे हो गया, हमने तो अलग गेहूं बोया। मैं बोला आप सब्जी कहाँ से लाते हैं? उनके दुकान से लाते हैं। तो सब्जी वाले ने थोड़ी अलग सब्जी बोई थी, उसने तो वही बोई थी जी। आपने 10% कोशिश की जी, लेकिन वो 10% आपको फायदा तो करेगी, पर वो बहुत टाइम लग जाएगा। यदि आपके आसपास के लोग भी उसी चीज में जाएं तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो सॉइल भी ठीक हो सकती है, वाटर भी ठीक हो सकता है, हेल्थ भी ठीक हो सकती है, और वातावरण का तो आप देखो, पोल्यूशन तो देखो है ही। तो ये बेनिफिट्स इसके मेन है। प्रताप जी बहुत सही कहा आपने कि मतलब जब केमिकल्स और फर्टिलाइज़र डालने से सब कुछ ही दूषित हो रहा है, टॉक्सिक बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट में बन रहा है, हमारी बॉडी में बढ़ रहा है, पौधों में जा रहा है, मिट्टी में जा रहा है, जानवरों में जा रहा है, और वही चीज़ें हम वापस इनटेक कर रहे हैं, और वो सब इसी एनवायरनमेंट में ही है। तो कहीं ना कहीं इसको कभी ना कभी तो रोकना शुरू करना होगा। लेकिन इस सब के साथ जैसे आप बता रहे थे कि एक मुख्य जो प्रॉब्लम या मुझे जो दिखाई दे रही है कि वो ये आती है कि फार्मर्स ये कहते हैं कि अगर मैं ये केमिकल या ये फर्टिलाइज़र डालना बंद कर देता हूँ तो मेरी जो फसल की पैदावार है वो कम हो जा रही है। इसमें डिजीज़ पेस्ट मैनेजमेंट में मुझे दिक्कत आती है, कीड़े लग गए, अगर मैंने कीड़े लग गए तो मैंने दवाई नहीं डाली तो आधी फसल मेरी ख़राब हो गई। तो मेरे लिए इकोनॉमिकली ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये वायबल नहीं हो रही है। तो इस केसेस में आपने जैसे अपने एक्सपीरियंस में बताया कि आपने काफ़ी फार्मर्स को ट्रेनिंग दी है, काफ़ी बदलाव आप लाए हैं, आपने कई फार्मर्स को कन्वर्ट किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो इस वाले चीज़ को आप कैसे सॉल्व करते हैं, उनको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो इस बात को समझें या इस बात को अडॉप्ट करें? तो ये चेंज आप कैसे लाते हैं? देखिए, शुरू में मुझे 6 साल हो गए लगभग करते हुए, 7 साल हो गए। शुरू में हम मिलते थे किसानों से, तो बिल्कुल अपोज करता था, डायरेक्ट अपोज। जैसे हम गए, हमने फार्मिंग की बात की और उन्होंने की नहीं हम नहीं कर सकते, ये फलाने ने किया था, उसने वापिस यही शुरू कर दी, उसको भाव नहीं मिले। जैसे क्या होता है, फसल थोड़ी कम होती है ऑर्गेनिक में करते हैं जब स्टार्टिंग में ना, लेकिन उन्होंने कहा जी भाव नहीं मिले, उसने एग्जाम्पल देते फलाने ने किया, ढिकड़ी ने किया। फिर हम उसके पास पहली बार क्या होता, फर्स्ट टच में वो पूरा नहीं निकल के आता, दोबारा फिर उस रास्ते पे गए, भी आज आ रहे थे तो आप सोचा आपके साथ चाय पी लेते हैं। तो किसान एक इनोसेंस सा होता है, उसको लगता है चलो अभी कोई गेस्ट आए हैं, बैठ के चाय पीते, 4-5 बैठे बात की हमने उनसे। बात की तो फिर मैंने कहा कि अगर जो आपकी फसल उतनी हो जाए तो क्या आप कर सकते हैं? फिर तो कर सकते हैं। तो उनको हमने एक कैलकुलेशन बताई, मान लीजिए आप 60 मन गेहूं लेते हो तो आपको इतना यील्ड होती है, और यील्ड पे देखो आप कितना हुआ ये मत देखो। हमने उनको कहा कि आपका जो प्योर करो, आप 2,500 रुपये बेच रहे हो, हम आपका 4,000 बिकवा देंगे, 4,500 बिकवा देंगे। लोग हमारे टच में भी हैं जो बिल्कुल प्योर लेना चाहते हैं। अच्छा। तो वो कहते हैं आप गारंटी लो प्योर है, उसका एक किसान, 2 किसान, 4 किसान का मैं बिकवा सकता हूँ। लेकिन अगर जिसको ऑन दी होल लिया जाए तो मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के जो इस बात को अप्रोच करते हैं कि यदि प्योर ऑर्गेनिक है तो हम 2 चीज चेक करेंगे। एक तो किसान की सोइल चेक करेंगे कि भाई उस खेत की भी ऑर्गेनिक है यानी, मतलब केमिकल फ्री है यानी। सेकंड, जब उस पे फसल तैयार होगी तो उस फसल को तैयार कर चेक करेंगे, इसमें पेस्टिसाइड 0 होना चाहिए, बिल्कुल नील। तो हम उसको 2 गुना भाव पे खरीद लेंगे, उसके खेत से खरीद लेंगे, और वो एक्सपोर्ट कर देंगे। दुबई है, बहुत सारे देश ऐसे जो ऑर्गेनिक मांगते हैं। आजकल एक आम आदमी मिडिल क्लास से थोड़ा सा जो ऊपर है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक में जा रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसमें। मैं छोटे छोटे फार्मर है मेरे पास, लेकिन कुछ मेरे पास 2 एकड़ 1 एकड़ के फार्म हाउस वाले हैं। एक कमिश्नर है गुड़गांव मेरे जानकार, उन्होंने को पता चला तो उन्होंने कहा ये मेरे खेत में आओ आप एक बारी। वो रिटायर्ड है, उन्होंने 2 एकड़ जमीन फारूक नगर के पास एक फार्म बना रखा है, तो वहीं से सब्जी अपनी सारी चीजें करते हैं। उसने एक वो केयर टेकर रखा हुआ है,
अब होता क्या है कि उसकी फसल उसको चाहिए मान लीजिए 2 क्विंटल, तो उसका एक ही हो पाता है। उसने मुझे बताया कि मैं ऑर्गेनिक करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, तो उन्होंने मुझे दिखाया सारी चीज़ें। तो मैंने उनको ये कहा कुछ चीज़ें ऐसी अब मार्केट में हैं हमारे पास कि जिसको आप डाल के ऑर्गेनिक भी रहेगी, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, इको सर्टिफाइड है, और जो भी पैरामीटर्स है सबसे, आप उनको यूज करिए तो आपकी वो फसल बढ़ जाएगी। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप हमें कराइए। तो मैंने कुछ रेकमेंड किया उनको, और उन्होंने वो फसल में यूज किया। अब यूज करने के बाद उनकी फसल बढ़िया हो गई। अब वो भिवानी के हैं और वो इतने सेटिस्फाई हैं। जो उनका वो था, एक कीड़े ज्यादा लगते थे उसमें ना फसल पे, तो उसके लिए दवाई डालते थे वो, क्योंकि हम खाद नहीं डालते, पेस्टिसाइड नहीं डालते। फिर मैंने दवाई डाल दी तो ये तो ऑर्गेनिक तो रहा ही नहीं। तो मैंने अपने सामने खड़े होकर एक वो जो था छिड़कवाया, तो उसमें उसने कहा वो नाक पे बांधते हैं और सारा चीज केमिकल में तो फिर है ही। वो कहता है 2 दिन बीमार हो जाता हूँ मैं। अच्छा। जैसे केमिकल यूज करते हैं तो। लेकिन जो दूसरी चीज जो तैयार करके उन्होंने नेचुरल तरीके से बना के दी हैं, वो करके उन्होंने की, तो कुछ नहीं हुआ उसको। उसने थैंक्स किया मेरे को, उस जो वो केयर टेकर था। तो ऐसे काफी सारे फार्मर है मेरे पास। एक मेरे पास गेंदे के फूल वाला है, वो कहता है जी मुझे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फूल है, फूल कोई खाएगा थोड़ी, मतलब फूल तो नहीं खाएगा कोई, लेकिन आपकी जमीन तो खराब हो रही है जी। तो उसने इस बात को कोट किया, बात तो ठीक है। तब उसने, और उसको कैसे पकड़ा उस किसान को मैं माला लेने गया, कोई इवेंट था, तो मैंने उससे, ऐसे मेरा नेचर है, मैं जा रहा हूँ, मान लो कोई मेरे को मिल गया कोई किसान से रूप में, वैसे पूछ लेता हूँ जी क्या खेती करते हो आप, तो थोड़ी सी बात आगे बढ़ी, फिर मैं उसे विजिट कर लेता हूँ फार्म की जहाँ पे भी है। तो मैंने उसको इतना कहा, मगर आपका खेत देखना था, तो भी कहता कैसे उगाते इतना, आप सुबह सुबह 4 बजे आते हो। वो बोले जी गाजीपुर में मेरी शॉप है। मेरे को कमाल करते हो आप, तो बहुत बड़ा माल काम है आपको। तो उनके खेत पे गया जी मैं, तो उसने दिखाया। तो मैंने उसको ये कहा ये जो आपका खेत है, इसमें आप ऑर्गेनिक करो। क्या फायदा होगा सबसे बड़ा, कि आपको जो लैंड है वो बची रहेगी, आप सब्जियां उगा, कुछ भी उगा सकते हो। तो वो बड़ा इम्पैक्ट हुआ जिसको, उसने गोबर का खाद लिया, कुछ उसने वर्मी कंपोज करके, मतलब मेरा कहने का कि वो पेस्टिसाइड से 50% बाहर आ गया। अच्छा। 50% बाहर आने के बाद उसको इतना अच्छा लगा कि अब उसने मेरे को बताया था कि भाई कुछ फर्क पड़ रहा है। ओके, तो उसकी यील्ड भी बढ़ रही है और उसकी सॉइल भी प्रोटेक्टेड है। उसका ना, उसका जो रिटेन ज्यादा करता है, कोई भी चीज है, मान लीजिए घिया का एग्जांपल देता हूँ मैं, कि आपने घिया बोई है ऑर्गेनिक, उसको आप रख दो टेबल पे, 3 दिन तक सेम रहेगी। अच्छा। डिटो नेचुरल तरीके से आपने बोई है। और यदि आपने पेस्टिसाइड से बोई है तो 2 दिन में खत्म हो जाएगी। अच्छा। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है ये। तो ये इतना इम्पैक्ट आ जाता है, मतलब पेस्टिसाइड्स का यूज करने से। रेवाड़ी से आता था तो रास्ते में एक ऑर्गेनिक फार्मिंग लिखा था, मैं वहीं रुक जाता हूँ। तो मैं रुक गया, तो एक एग्रीकल्चर से रिटायर्ड थे, एग्रीकल्चर जॉब करते लेक्चरर की HUSR में, तो वहाँ से रिटायर्ड थे। उन्होंने अपनी फार्म पोली फार्म करते थे वो, तो मैं वहाँ से अपनी सब्जियाँ लेके आता था। अच्छा। वो मार्केट से डबल रेट में देते थे और ओपन बोलते थे भाई मेरे ये रेट है, ले तो ले, नहीं तो मत ले। तो वहां से बड़ा इंस्पायर हुआ था मैं। तो अब धीरे धीरे ये चीज बढ़ानी है, नहीं बढ़ेगी तो देश के लिए नुकसान है। में मेजर जो मुझे आपकी बातों से समझ में आया कि एक बहुत बड़ा ये है कि इसकी जो ऑर्गेनिक की जो प्रोड्यूस है, इसका प्राइस इंडियन मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में अच्छा मिलता है, काफी अच्छा मिलता है। और ऐसे पोटेंशियल बायर्स हैं जिनको आप फार्मर्स को आप हेल्प करते हैं कि पहले आप उन्हें कन्वर्ट करते हैं धीरे धीरे करके, कि आप पहले यूज करो, फिर आप उन्हें कंप्लीटली करते हैं, और उसके बाद आप उनकी ये भी हेल्प करते हैं कि उनकी जो प्रोड्यूस है वो मार्केट में सही रेट पे जाए। आप उनको लिंक अप करते हैं प्रोड्यूस के लिए। बहुत ही अच्छा लगा प्रताप जी ये सुन के। तो इसके साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप इतना इनेबलमेंट कर रहे हैं तो आपका ट्रेनिंग पैटर्न कैसा रहता है, मतलब आप कैसे फार्मर्स को ट्रेन करते हैं, अपनी आउटरीच कैसे बढ़ाते हैं? जैसे कि आपने आज, मैं जब आपके बारे में पढ़ा तो आपने 1000 फार्मर्स को एनेबल किया, तो कभी आपने 1 से शुरू किया होगा, आपने करीब 15 से ऊपर चेंज लाए हैं आप वहाँ पे। तो ये आप कैसे करते हैं और आउटरीच कैसे बढ़ाते हैं आप अपनी? देखिए ऐसा होता है
कि शुरुआत तो एक से ही होती है। जो मेरे नॉन फार्मर थे, मैं उनके पास गया, उनको बताया। आपके साथ का कोई बंदा कोई नई बात कहता तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता ज़्यादा। तो मैंने उसको कहा भी अपने 1 एकड़ में करके देख चेंज, मे भी आपको फायदा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो जल्दी से कन्वर्ट नहीं हुए, जैसे मैंने बताया पोज करते थे, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे थे जिस पे आपका फोर्स चलता है जी कि नहीं यार आपको करना पड़ेगा, मैं ये चाहता हूँ, इसलिए चलो ठीक है, आपका मन रखने के लिए हम चेंज करते हैं। उन्होंने चेंज किया तो उन्हें फसल पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जैसे ऑर्गेनिक पे आए तो कुछ थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो रही है उसमें ना, उसमें रेडीमेड है। जैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं फास्ट फूड से, नेचुरल फूड से। जी फास्ट फूड रेडी मिलता है, रेडी। आज किसी घर में जाएंगे, गेस्ट स्वीट शॉप से कुछ ना कुछ आपको अरेंज कर देंगे, फास्ट फूड है। और खुद यदि दाल रोटी बनानी है तो थोड़ा सा मेहनत लगती है। यदि आप गए तो कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दी, चाय बनाए तो थोड़ा सा लगता है मेहनत, या कुछ भी सूप बनाए या थोड़ा सा। तो ये चीज सेम इसमें है। आलसी है थोड़ा सा किसान भी इस मामले में ना, वो सोचता भी तैयार मिल रहा मुझे डीएपी, मैंने जमीन में डाल दिया और फिर हमने ऊपर से यूरिया डाल दिया। लेकिन जब ये करने कहते हैं तो थोड़ा सा कष्ट होता है। तो एक व्यक्ति को करा, 2 को करा, 3 को करा, तो फिर रिजल्ट आए, फिर टेस्टिमोनियल्स आ गया हमारे पास कुछ, उनको दिखा के हमने और लोगों को किया। कुछ जगह तो ऐसा हुआ कि जैसे हमने फसल बोई तो उससे बढ़िया हो गई। अच्छा। क्योंकि जमीन का ना एक रेजिस्टेंस पावर होती है, उस लेवल तक ही वो उस यूरिया को हजम कर पाती है। अदरवाइज वो नेगेटिव इफेक्ट आना चालू हो जाता है। बहुत जगह फसल होती नहीं है, आप यूरिया डालो तब भी नहीं होगी। क्यों? वो जमीन इतनी टाइट हो जाती है, क्योंकि उसमें ना तो कोई जानवर है वहां पे जो उसको। चूहे जो होते थे पहले इस काम को बहुत अच्छे से करते थे। इधर बिल बनाया, उधर गए, उससे बारिश आई, पानी चला गया तो नरम हो गई जमीन। तो वो खाद का सा काम करते थे। और फिर कुछ फसल रह जाती थी खेतों में, उनको चूहे जमीन में ले जाते थे, तो वो खाद का काम करते थे। लेकिन अब समस्या क्या होगी, ये पेस्टिसाइड से सब मर गए, वो ना जीव है कोई, ना कुछ, सिर्फ बंजर जमीन बन जाती है। वो बंजर जमीन की वजह से लोगों में एक खौफ सा भी आने लगा, यार ये तो, जैसे मैंने स्टेप्स बताए, हमें पता है अभी ये कैसे गलत हो रहा है, और फिर मैं बताऊं दूसरे को या दूसरा मुझे बताए तो थोड़ा सा लगता है कि भी ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि इस तरह से आप ये चेंज कर सकते हो। तो कुछ किसानों ने मेरी बात मानी, तो उनको दिखा दिखा के मैंने औरों को बताया। ऐसे बढ़ता बढ़ता, जैसे एक मेरा गुड़गांव में किसान था, उसने कोट्टा वाले बंदे का रेफरेंस दे दिया मेरे को। वहां पे मैं अपना ये बताया जाके जानकार को, इस तरह से उसने कहा जी यहाँ तो बहुत ज्यादा वो डालते हैं। तो मैंने बोला कुछ किसानों से मिलवा दो मेरे को आप। उसने एक किसान से, सरदार जी थे, उनसे मिलवाया मुझे। तो उनसे बात की तो पता चला कि भाई उनके पास 100 एकड़ जमीन है, तो पेस्टिसाइड यूज करते थे। तो मैंने बोला जी कहाँ बेचते हो आप? उन्होंने बताया जी जैसे 10% तो गुरुद्वारे में दे देते हैं हम। तो फिर मुझे वहीं से बात पकड़ ली, क्योंकि हर आदमी का समझाने का अलग अलग तरीका और अलग अलग वे से समझता है जी। मैं जो चीज़ आपको समझ सकता हूँ, आप हो सकता उस वे से इनको ना समझा पाऊँ, थर्ड पर्सन को नहीं समझा पाऊँ। तो मैंने उनको बताया, वही बात पकड़ी मैंने कि जी जो आप गुरुद्वारे मान लो देते हो तो आप प्योर ऑर्गेनिक दो ना आप वहाँ पे। वो तो ये तो नहीं कहते आप 100 किलो ही दो, वो आप 50 दे दो, वो तो दान ही तो कर रहे हैं हम जी। और बरसम बोते थे वो, जो गाय का फूड होता है जी, बरसम। तो उसको गौशाला में देते थे। वो जो 3 एकड़ की बरसम और 10 एकड़ का गेहूं तो मेरा दान में चला जाता। मैं बोला बस इन में ऑर्गेनिक कर लो आप, मतलब कम हो जाता है तो कोई बात नहीं है, आपको फाइनेंशियल लॉस तो नहीं हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको 1-2 साल बाद मजा आएगा इसमें। मान लीजिए आज 25% कम हुआ, नेक्स्ट बारी में आपको 10% कम होगा, अगली बार आप एट पार चले जाएंगे, उसके आगे बढ़ जाएगा जी। पहले फसल होती थी अच्छी। तो उन्होंने मेरी बात मानी, मैंने कुछ फार्मूलाज बताए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, हम कुछ कर रहे हैं, मान लो बुक है हमारे पास, पढ़ रहे हैं, तो टीचर एक अच्छा तरीका बता देता है जी, उसको सोल्व करता है, प्रॉब्लम सोल्व कर दी, कहने का मतलब मैंने उनकी जी, उनको सोल्यूशन दिया, तो उस पर उनको इम्पैक्ट किया उन्होंने। उस सोल्यूशन की वजह से उन्होंने पिछले, मेरे ख्याल से मैं उनको, अब गेहूं की फसल जो गई तो उसमें दे के आया था, अभी मैंने उसका फीडबैक मंगाया तो बड़ा खुश था किसान, उससे अच्छी फसल हुई है जो यूरिया से होती है।
और आपको शायद नहीं पता जी, आजकल यूरिक एसिड बढ़ता है बॉडी में जी। वो यूरिया वही यूरिया है, वो सारा हमारा के एक जगह इकट्ठा हो जाता है। समझाइए, हम समझते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। जो मैं 5-7 साल पहले शुरू किया था और आज कर रहा हूं मैं, आज ये लो 50% आगे चला गया मैं। अब जो 100% एफर्ट लगाने पड़ता है 50% में बन जाती है बात। और लोग चाहते भी हैं लेकिन उनको तरीके नहीं पता। अच्छा। मान लीजिए उसको पता है भाई गोबर के खाद से हो जाता है, ये होता है, वो कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती है उसमें। जब तक वो चीजें आप ऐड नहीं करोगे तो इम्यूनिटी नहीं बढ़ती पौधे की। जैसे अभी कोविड आया था हमारा, कोविड में कौन गए जिनकी इम्यूनिटी वीक थी, उनको च्यवनप्राश खिला दिया, जो भी फार्मूलाज थे वो दिए तो रुक गए। इम्यूनिटी ठीक थी जिनकी वीक थी वो चले गए। सेम इसी तरह से पौधे में है, पौधे की अपनी इम्यूनिटी होती है जी। हमने उसकी जड़ों पे काम किया, ऊपर नहीं काम किया, जड़ों पे काम किया। जड़ मजबूत होंगी तो तना मजबूत हो जाता है, तना मजबूत होगा तो पत्ते चौड़े हो जाएंगे। तो एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, शायद आपने 10वीं में पढ़ी होगी साइंस में जी। तो उससे क्या होता है, सूर्य जो है अपनी को विटामिन देता है जी। ऊर्जा देता है, वो पोषण जड़ों में जाता है। तो जब एक पौधा इम्यूनिटी से अच्छा हो गया तो उसका जो फ्रूट लगेगा उसमें रस ज्यादा होगा जी, उसमें वेट ज्यादा होगा और उसमें फिनिशिंग जो होती है वो अच्छी होगी। अच्छा। नेचुरल तरीके से भी सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा कि इसमें थोड़ा सा हमें एफर्ट करना पड़ता है। एफर्ट और हाँ, पेशेंस दोनों पेशेंस बड़ा जरूरी है। जरूरी है। 2-3 साल पेशेंस रखते हैं तो अब देखो, मान लीजिए 25% फसल कम हुई, मैं कह रहा हूँ 1.5 गुना फसल दाम दिलाएंगे आपको। जी। तो उसमें दिक्कत कहाँ है? बिल्कुल। एक मेरे नोन है, अभी मैंने वहां पे आलू में कराया था पानीपत में, तो बड़ा कुछ बड़े बड़े आलू हो गए। उसको कहते हैं, हम सोचते पेस्टिसाइड से होता है, वैसे होता ही नहीं है। तो थोड़ा सा उनको क्या कहते हैं, एक सलाह ऐसी दे देना कि भाई वो कॉन्फिडेंस आ जाए उनको जी। और इफको से कंसर्न है, जो बंदे जिनको मैंने बताया ना, इफको वाले हैं वो अपने घर के लिए यूज करते थे उसको, खाद वाद को। तो मैंने वो आलू में बाहर दे रहे हो आप, ये करके देखो, अच्छी फसल हुई। एक पानीपत में गेहूं में कराया था मैंने, उसको मैंने बिल्कुल पेस्टिसाइड नहीं डलवाया, बड़ी अच्छी फसल है उसकी। उसका तो खेत में बिक गया गेहूं, अभी कटा नहीं है, बस बिक गया वो। 4,000 रुपए किलो गाँव वालों ने ले लिया, भाई हमें दे देना, कि उसको पता भी है तो बिना पेस्टिसाइड का। अपने गेहूं में किसान नहीं उगाना चाहता है, किसी का तैयार ले लेता है। ऐसा भी देखा मैंने ओके, कि उनके अंदर एक वो है कि भाई हाँ गलत है, सबको पता है, रॉन्ग साइड चल रहे, पता है कोई ठोक सकता है जी। पर वो यू टर्न आके है ना, तो आदमी सोचता है यू टर्न पे क्यों जाऊं मैं जी, और एक्सीडेंट हो गया तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा जी। तो ये मतलब अवेयरनेस है, मतलब। ठीक है। तो प्रताप जी, जैसे आप इतने लोगों को इनेबल करते हैं और आपने बताया कि आप जाके उनके फार्म्स को विजिट भी करते हैं। यस बिल्कुल। तो आप पर्सनली जा रहे हैं, आप अकेले ही इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो सारी ट्रेनिंग्स क्या आप मतलब सामने ही करते हैं, ऑफलाइन ही करते हैं, या कुछ ट्रेनिंग्स आप ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं? मैं ऑनलाइन जूम पे करता हूँ जी। ओके। क्योंकि एक कोटा में किसान है, एक मिर्जापुर में मेरे पास, लखनऊ में है, बनारस में है, इलाहाबाद में है। वहाँ मैं विजिट एक बार करके आता हूँ मैं, कि उनसे एक रिलेशन बनाना होता है। जब तक रिलेशन नहीं बनाओगे तो आपको वो नहीं बात करेगा आपसे। फोन पे एक लिमिटेड टाइम तक कर सकता है, तो उनसे रिलेशन, उनके साथ 2-4 किसान और आ जाते हैं। तो मॉर्निंग में मैं डेली जूम मीटिंग करता हूँ, ओके, 6:30 to 7 o'clock। ओके। उसमें किसान भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, तो सब कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हैं। मान लो कोई एक लेडी खाना बना रही है, उनको इतना इंटरेस्ट आ गया, वो खाना बनाते हुए वीडियो ऑन करके बैठते हैं। कोई रोटी बना रही है, कोई मतलब चूल्हे पे मतलब कोई बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो उस समय वो वीडियो देखते हैं और किसान से कंसर्न है ज्यादातर। 75% ऑर्गेनिक पे। आज भी जैसे मेरी मीटिंग थी तो उसमें प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। जैसे कोई किसान से मिला, विजिट किया, उसने उसको बताया प्रॉब्लम, तो उसका सोल्यूशन हम मीटिंग में दे देते हैं उसे सुबह। या इसके अलावा हम एक स्पेशल मीटिंग करते हैं, वो 1 वे होती है, एक एक्सपर्ट होता है, थर्सडे को करते हैं। वो सारी मतलब एक चीज पे बोलेगा कि भी आपको ये फसल है, इस फसल पे आप क्या कर सकते हैं, तो वो डिलीवर करते हैं। वो ऑल ओवर इंडिया के बैठते हैं लोग। ओके। वो मेरे से डायरेक्ट कंसर्न नहीं है, वो ओपन करते हैं उसको। अच्छा। लिंक भेज देते हैं, जैसे कई फार्मर के ग्रुप बने हुए हैं, तो जिसका मन है वो देख लेगा। उससे भी 2-2, 4-4 हमारे साथ जुड़ जाते हैं, फिर उनको हम डेवलपमेंट दिखाते हैं इस तरह से। और बड़ा मतलब शुरू में तो पिंच होता है, जैसे एक बच्चा होता है ना छोटा, उसको हम इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, उसका जो बीमारियां ना हो, तो माँ को भी पता है रोएगा,
बच्चे को पता दर्द होगा, बाप को पता है ना, तीनों को पता, लेकिन वो लेके जाते हैं तभी से थोड़ा थोड़ा वो नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ले जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने के बाद वो रिसीव कर लेता, तब लगेगा तो सही, फिर वो डिमांड तो चॉकलेट चाहिए मेरे को। अब माँ बाप से तो लगवाना भी है इसको, चॉकलेट भी खिलाते हैं उसको, वो रोता भी है, माँ भी उसको कंट्रोल करती है, एक टांग बाप पड़ता है, तो वो क्या कंपलसरी है, वो उनको पता है यदि हमने दवाइयाँ नहीं लगवाई, इंजेक्शन लगवाई तो आगे बीमारी आने वाली है। तो इसी तरह से किसानों को भी कुछ जगह हमने किया कि नहीं आपको डालना पड़ेगा, बाई हुक या बाई ग्रुप, भाई प्रेशर मान लो या साथ के मान लो, जानकर मान लो, लेकिन अब जो है वो धन्यवाद करते हैं। अच्छा, क्योंकि यार बड़ी अच्छी चीज थी, इस समय तो ये फायदा हुआ। नहीं, आपका पैशन जो है हेल्थ को लेके बिल्कुल हेल्थ बिल्कुल क्लियरली एविडेंट है कि आपने मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के इस पे पूरे आपका समर्पित कर दिया आपने अपने आप को इस पे। तो प्रताप जी, जैसे आपने बताया कि इतने फार्मर्स को इनेबल किया है आपने, कन्वर्ट किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिन पे आपने काम किया है, कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनमें जल्दी ही ऑर्गेनिक काम कर जाता है, और आपके खुद के एक्सपीरियंस से कुछ केस स्टडीज़ आप बताइए कि जहाँ पे आपने किसी फसल पे इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाई और उसका उनको रिजल्ट अच्छा हुआ या उनको प्रोड्यूस के रेट अच्छे मिले। तो इस बारे में थोड़ा सा 2-4 केस स्टडीज़ आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। बताता हूँ, हमारे एक जानकारी हैं, नजीमाबाद है जी जगह यूपी में जी, वहाँ उनका फार्म है 50 एकड़ का ना, तो मैंने उनको ऑर्गेनिक कराई थी, उनको भी ऑर्गेनिक का शौक है एक, तो मैं गया था तो उनके पास आप ही 1 हफ्ता लगभग रुका था। बड़ा सारा फार्म है उनको, 3 एकड़ में रेजिडेंस बना रखा है और गाय वगैरह रखी हुई है, तो सारा चीज ऑर्गेनिक पे है। तो उनकी वहाँ पे फसल बिक जाती है 4,000 रुपये क्विंटल। अच्छा, वैसे 2,2200-2300 रेट है, 4,000 रुपये बिक जाती है और वो आज भी बिक रही है जी। यहाँ रेवाड़ी में एक है जगह, वहाँ पे हमने दिया एक को, तो वो कहता था कि मैं सिर्फ ऑर्गेनिक ही करता हूँ, बिल्कुल मतलब कुछ डालता नहीं हूँ, तो उनकी फसल इतनी अच्छी नहीं होती थी, फिर भी फिर कुछ तरीके बताए उन्होंने, हमने उनको इस तरह से आप करिए, इसमें ये चेंजेस जलाइए, उसके बाद उनकी फसल डबल हो गई है, देखिए आप, हालांकि हमने डबल का नहीं बोला उनको, लेकिन उनको डबल हो गई। तो वो आज हमारे इतने फेथफुल हैं कि भाई अब वो लोगों को अवेयर करते हैं कि जब तक की अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक नहीं, क्योंकि ना एक यील्ड वाला जो है ना वो एक किसानों में रहता है, और बात भी ठीक है कि जब तक वो बोएगा, फिर उसका एटमॉस्फेयर का भी एक झगड़ा है कि भाई बारिश आ गई, ओले पड़ गए। अब मेरे घर की बात पता है, मैंने आम का पेड़ लगाया हुआ था, उसमें अच्छे फूल आए, भरा हुआ था, लगभग छोटा ही है अभी, ज्यादा बड़ा नहीं है, 3-4 फुट का है। तो आंधी आई थी अभी पीछे एक दिन, सारे फूल झड़ गए, जो आम बन गए थे वो रुक गए। अभी एक बार फिर आंधी आई तो वो आम भी जड़ गए, एक आम रह गया जी, अभी आज की डेट में एक आम है। तो अब मैं किसको दोष दूंगा, उसको किसको दे नहीं सकता। लेकिन जब आप नेचुरल तरीके से करते हो तो भगवान भी आपकी हेल्प करता है। अच्छा, कैसे हेल्प करता है कि जैसे वो एक आम बच गया, अब मुझे पता चल गया क्या कहानी है, भाई क्यों जड़ा, ये आंधी की वजह से जड़ा है, तो उनको थोड़ा सा जैसे आंधी के सीजन में थोड़ा कवर कर दो आप उनको, जैसे उनकी जो नोक होती है उसकी वहां तक, बड़े पेड़ पे तो नहीं कर सकते हम अपने छोटे पेड़ पे कर सकते हैं। दूसरा, जो नेचुरल क्लाइमेटी होती है इसमें जिसकी पौधे की इम्यूनिटी अच्छी है वो इसमें भी बच जाता है। अच्छा, और यदि इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो वो गिरेगा ही गिरेगा, क्या कहते हैं ना, सूखा खड़ा हुआ है, नीचे दीमक लगी हुई है या कुछ भी है, तो वो चीजें पर फर्क पड़ता है इस चीज का। तो और कौन कौन सी क्रॉप्स में ऑर्गेनिक सक्सेसफुल है? गेहूं में कराया है, सरसों है, सरसों की जैसे ऑर्गेनिक करी है, उसकी खली निकलती है, ऑर्गेनिक गायों को देते हैं, वो गाय जो ऑर्गेनिक चीजें खिलाते, एक वैद है मेरे पास ना, वो वैद ऑर्गेनिक फसल खिलाते हैं सारी गायों को। अच्छा, तो उनका तो गोबर भी ऑर्गेनिक है, आप देखिए, खली खिलानी है या कुछ भी चीज खिलाना है ऑर्गेनिक खिलाते हैं। उनका दूध भी महंगा बिकता है, जो उनका मैल घी लेके आते हैं 2,000 रुपए किलो घी देते हैं वो। अच्छा, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ओके। अब तक उसने मान लीजिए जहर की चीजें खाई हैं, जहर की चीजें खाने के बाद क्या होगा, जहर ही आएगा जी। लेकिन वो वैद है, वो अपना उन्होंने आश्रम बना रखा वहाँ पे, और जैसे पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने यही कहा था, मुझे गाय का शुद्ध आपको दूध पिलाऊंगा मेरे आश्रम पे आओगे तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ देखा माहौल बड़ा अच्छा था, तो मैं घी वहाँ से लेके आता हूँ अभी जी। तो लोग तैयार है लेने के लिए, पर फेत नहीं, अभी ऑर्गेनिक है। मैं पहले जॉब करता था इधर
तो कुछ मॉल्स में ऑर्गेनिक चीज़ें रखी रहती थी, जैसे गोभी एक 40 रुपये किलो है, एक 20 रुपये किलो है, आप फर्क नहीं बता सकते। बट यदि आपको शॉपकीपर पे कॉन्फिडेंस है तो आप ले जाओगे जी। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप यूज किया तो उसका टेस्ट ही अलग होता है जी। किसी भी चीज़ का टेस्ट मतलब बढ़ जाता है उसका, बाकी चीज़ों में टेस्ट आता ही नहीं आजकल। देखो तो अगर मैंने आपके पूरे कॉन्वर्सेशन को ध्यान से सुना है तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोड्यूस ला रहे हैं, पहली बात तो कि वो बिल्कुल ही हमारे लिए हेल्दी है, और दूसरा उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे केमिकल वाली जल्दी ख़राब हो जा रही है और जो ऑर्गेनिक है वो लंबी चल रही है। तीसरा सबसे बड़ी बात कि मार्केट में इसकी एक अलग मार्केट है जिसमें इसके प्रोड्यूस की जो वैल्यू है वो बहुत हाई मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। ठीक है, तो फार्मर्स के लिए एक ये विन विन सिचुएशन है कि वो अपनी जो लैंड है उसको भी प्रिजर्व कर रहे हैं, अपनी मिट्टी को ख़राब नहीं कर रहे हैं, प्लस वो जो प्रोड्यूस आ रही है वो भी इकोनॉमिकली वायबल है, उनको अच्छे प्राइस मिल पा रहे हैं। तीसरा वो अपने लिए और लोगों के लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए हेल्थ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी हेल्थ की इन चीज़ों से गारंटी है। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बातें आज हमें बताई प्रताप जी, और हमारे स्टूडियो कोलेटिव के स्टूडियो में आने के लिए हमारे गेस्ट को इतनी कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन, आपका स्पेशली जो पैशन है उसको सुन के मुझे लगता है कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो ज़रूर इन्फ्लुएंस होंगे और आगे चल के ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाएंगे। हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे इस Commercial agriculture is going wrong, and perhaps this is our last chance to make it right by going the organic way. Thank you for watching us, and for more such episodes, do like and subscribe us.